बायोलॉजी के अंदर मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल एक प्रोसेस एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसका नाम है सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस। सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस बायोलॉजी का आप सोल कह सकते हो, क्योंकि पूरे बायोलॉजी के अंदर कहीं ना कहीं सेंट्रल डोग्मा सारी चीजों से रिलेट कर सकता है। और सेंट्रल डोग्मा अगर आप समझ गए तो बायोलॉजी को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए इस 10 मिनट की वीडियो में सेंट्रल डोग्मा को बहुत ही डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। ये टॉपिक समझ गए तो 4 चैप्टर आपका बहुत ही कमांड हो सकता है। एक तो आपका मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस ऑफ प्रिंसिपल बायोलॉजी, दूसरा आपका बायोटेक्नोलॉजी, तीसरा आपके जेनेटिक्स का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और चौथा आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो ये 4 चैप्टर में आपको बहुत हद तक कमांड हो जाएगा अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया तो देखिए, इस टॉपिक का नाम है सेंट्रल डोग्मा टॉपिक। सेंट्रल डोग्मा, जिसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था फ्रांसिस क्रिक। जी हां, ये वही फ्रांसिस क्रिक हैं जिन्होंने डीएनए के मॉडल को भी एक्सप्लेन किया था। वो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, जिसमें हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ते हैं। तो फ्रांसिस क्रिक ने क्या कहा? फ्रांसिस क्रिक ने कहा कि हमारा सेल होता है, हमारे सेल में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो कि एक बाउंड्री जैसा स्ट्रक्चर है, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा डीएनए, जो कि हमारा मेन जेनेटिकल मटेरियल भी है। उस डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन है, सारी जानकारी हमारे बॉडी से संबंधित। तो डीएनए जो अंदर बैठा हुआ है सारी जानकारियों के साथ, वो बार बार तो न्यूक्लियस से बाहर नहीं आएगा, या आएगा ही नहीं। क्यों आएगा भाई? सारी जानकारी है उसके पास। ऐसे में उसकी जिम्मेदारी है कि वो थोड़ा सा हैवी बन के रहे, थोड़ा सा वो वैसा बन के रहे कि उसके पास सारी जानकारी और उसकी इज्जत मेंटेन रहे। तो ऐसे में चुपचाप वो न्यूक्लियस में दुबक के बैठा रहता है, क्योंकि उसकी साइज भी बहुत बड़ी होती है। ऐसे में उसके पास इंफॉर्मेशन है, एटीट्यूड भी है कि वो बाहर नहीं आएगा। तो फिर करा क्या जाए भाई? तो डीएनए ने अपनी सारी जानकारी को एक दूसरे फॉर्म में दूसरे किसी को पहुंचा दिया। उस जिसको पहुंचाया उसका नाम रखा एमआरएनए, मैसेंजर के रूप में अपनी सारी बातें उसको पहुंचा दी। तो सबसे पहले हमारे पास यहां पे बात आता है डीएनए को लेके। तो हमारे पास है डीएनए, जो कि हमारा मेजर जेनेटिकल कंटेंट है। इसका लोकेशन न्यूक्लियस के अंदर है। इसका लोकेशन न्यूक्लियस के अंदर, अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए स्टोर्ड है, सारी मेजर इंफॉर्मेशंस को लेके। अब डीएनए जो है वो अपनी जानकारी, जो कि वो खुद बाहर नहीं आ रहा है, तो वो अपनी सारी जानकारी एमआरएनए को सौंप देता है, जिसका नाम होता है मैसेंजर। नाम से देखो आप, मैसेंजर। मैसेंजर वर्ड का मतलब ही है जहां पे मैसेज को कैरी किया जा रहा है। तो डीएनए ने अपनी सारी जानकारी किसको दे दी? एमआरएनए को। एमआरएनए वो जानकारी कैरी कर ली, ठीक है। फिर उसके बाद एमआरएनए क्या करता है? उन जानकारी, अब जानकारी क्यों है, क्या है जानकारी का क्या मतलब? जब तक उस जानकारी को लेके कोई काम ना हो, तो उस जानकारी को लेके बॉडी में प्रोटीन तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? प्रोटीन तैयार किया जाता है। अब उस प्रोटीन से ही बॉडी में सारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझ आया, मेटाबॉलिज्म जो पूरे शरीर के अंदर हो रहा है, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, वो सारी की सारी घटनाएं डीएनए के इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। अदरवाइज अगर डीएनए का इंफॉर्मेशन ही नहीं होता तो कोई घटना ही नहीं हो रही होती। तो ऐसे में ये सीक्वेंस काम करता है। अब जरा समझो, डीएनए जो कि हर सेल डिवीजन के बाद जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो हर बार नया डीएनए बनता है, उससे डीएनए से डीएनए रेप्लिकेट होता है। तो डीएनए से डीएनए बनना हमारा जो प्रोसेस है, इसे हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। जब डीएनए से डीएनए बनता है तो ये रेप्लिकेशन बोलते हैं। जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो इसने अपनी सारी जानकारी जो है स्क्रिप्ट के फॉर्म में ट्रांसफर कर दी। स्क्रिप्ट के फॉर्म में ट्रांसफर कर दी, शब्दों को ध्यान सुनिएगा, स्क्रिप्ट के फॉर्म में ट्रांसफर कर दी। तो हमने इसको नाम दिया ट्रांसक्रिप्शन। हमने क्या नाम दिया इसको? ट्रांसक्रिप्शन नाम दिया, ठीक है। अब देखो, ये जो भी स्क्रिप्ट का ट्रांसफर हुआ एमआरएनए के पास, एमआरएनए ने उस ट्रांसफर किए हुए स्क्रिप्ट को ट्रांसलेट कर दिया बॉडी को, और उसी हिसाब से बॉडी के अंदर प्रोटीन या फिर एंजाइम्स और हार्मोन्स वगैरह बना दिए। तो ऐसे में हम इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। देखिए, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई आरएनए से प्रोटीन बना रहे हो, कौन सा प्रोसेस करोगे आप? तो ट्रांसलेशन। आप जो है डीएनए से एमआरएनए बना रहे हो, कौन सा प्रोसेस करोगे? तो ट्रांसक्रिप्शन। अब डीएनए से डीएनए बना रहे हो तो कौन सा प्रोसेस करोगे? तो रेप्लिकेशन। अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये फ्रांसिस क्रिक ने जब इसको एक्सप्लेन किया, उसी टाइम पर एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था टेमिन। टेमिन ने नोटिस किया कि एचआईवी जो वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जो एचआईवी वायरस होता है, उस वायरस के अंदर कुछ एक डिफरेंट लेवल का मैकेनिज्म चल रहा था। क्या चल रहा था? जरा मैं आपको समझाऊं। देखिए, उसमें यह चल रहा था कि अगर मैं कहूं कि डीएनए ने सारी जानकारी किसको दी? एमआरएनए को। एमआरएनए जो भी जानकारी लेगा उस हिसाब से बॉडी में क्या बना देगा? प्रोटीन। तो एक बार अगर बॉडी में प्रोटीन बन जाता है बच्चा, तो उस हिसाब से बॉडी में जो एक्शन होना होता है वो परफॉर्म हो जाता है। तो अगर एक बात सोचिए कि मैंने ऐसी कोई जानकारी दी, जो जानकारी हो सकता है कि बहुत ही खतरनाक, तो अगर वो खतरनाक जानकारी मेरे उस इंटरमीडिएट के पास पहुंच जाती है और वो इंटरमीडिएट उसी जानकारी को जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, तो भाई प्रोडक्ट भी तो खतरनाक बनेगा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं अपनी चीज को उस इंटरमीडिएट तक ही रोक दूं, मैं उसको प्रोडक्ट तक पहुंचने ही ना दूं, तो ऐसे में मैं
प्रोडक्ट को खतरनाक बनने से रोक सकता हूं। तो इस प्रोसेस को कैसे समझेंगे? डीएनए ने कुछ ऐसी जानकारी, लाइक डीएनए पे म्यूटेशन हो गया, ऐसा कुछ हुआ कि डीएनए का सीक्वेंस जो है इस म्यूटेशन की वजह से खराब हो गया। तो जब डीएनए का सीक्वेंस म्यूटेशन की वजह से खराब हुआ तो डीएनए ने गलत जानकारी के रूप में एमआरएनए बना दिया, और एमआरएनए उस गलत जानकारी के रूप में बॉडी में प्रोटीन भी गलत बना देगा। ऐसे में बॉडी में जो एक्शंस होंगे या बॉडी के जो भी मेटाबॉलिज्म्स होंगे, जो भी सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे में एचआई वायरस में देखा हमने, एड्स के वायरस में, कि डीएनए से जब आरएनए बन रहा था तो आरएनए से हम प्रोटीन नहीं बना के हम आरएनए से रिवर्स आ सकते हैं। मतलब हम वापस इधर ना जाके अपने रास्ते को उल्टा रिवर्स मतलब बदल देंगे और हम पीछे के साइड आ जाएंगे, हम बैक हो जाएंगे। तो ऐसे में जब एमआरएनए से डीएनए बन रहा था तो हमने देखा कि ये चीज होने के पीछे एक बहुत बड़ा एंजाइम काम कर रहा था। जब ये पूरा प्रोसेस रिवर्स हो रहा था, एमआरएनए से डीएनए बन रहा था ताकि गलती से वो प्रोटीन ना बन जाए, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं। तो ऐसे में एमआरएनए से जब डीएनए बना तो इसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल था, और एंजाइम भी इसी काम के संबंधित में है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एक एंजाइम था जो कि HIV के अंदर देखा गया था। और किसके द्वारा देखा गया था? तो टेमिन भाई साहब के द्वारा देखा गया था। इसीलिए हमने इस पूरे प्रोसेस का नाम रिवर्स सेंट्रल डोग्मा भी रख दिया। रिवर्स सेंट्रल डोग्मा भी हमने इस पूरे प्रोसेस का नाम रख दिया। और रिवर्स सेंट्रल डोग्मा को चूंकि टेमिन ने दिया था, तो टेमिन के जो है उनके नाम से ही हमने इस प्रोसेस को भी बोल दिया, टेमिनिज्म के नाम से इस पूरे प्रोसेस को बोला। तो एचआई वायरस के अंदर ये देखा गया कि एचआई वायरस अपने आरएनए को जो है डीएनए में कन्वर्ट कर सकता है, वो इस स्पेसिफिक एंजाइम की हेल्प से। हालांकि एचआई वायरस में दिखा था, लेकिन टेमिन ने इसी मैकेनिज्म के आइडिया को लेते हुए उन्होंने कहा कि हम अगर गलती से डीएनए से एमआरएनए गलत बन गया, तो अगर हम इस एंजाइम का यूज कर लें तो हम एमआरएनए से प्रोटीन तक ना जाके हम वापस से रिवर्स हो सकते हैं, वापस से डीएनए पे आ सकते हैं और उस घटना को घटित होने से पहले ही रोक सकते हैं। ऐसे में कैंसर जैसी इलाज, ऐसी में बहुत बड़ी बड़ी ऐसी इलाज है जिसके अंदर डीएनए म्यूटेट हो सकता है और वो आगे प्रोटीन को लीड कर सकता था, हम उससे बच सकते हैं। और इसी रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट के बाद मार्केट में रिवर्स सेंट्रल डोग्मा आया और मेडिकल साइंस और बायोटेक्नोलॉजी में भर भर के यूज होने लगा। दिखा कहां था? एचआई वायरस के अंदर। एचआई वायरस वही वायरस है जो एड्स में, तो एड्स का जो वायरस है जब ह्यूमन के सेल को इन्फेक्ट करता है तो उस वायरस के पास तो आरएनए होता है, ऐसे में वो ह्यूमन सेल के अंदर तो डीएनए है, तो आरएनए डीएनए को तो इन्फेक्ट कर नहीं सकता, तो वो अपने आरएनए को पहले डीएनए में कन्वर्ट कर लेता है इसी एंजाइम की हेल्प से, देन वो डीएनए में जोड़ देता है और तब हमें इन्फेक्शन लग जाती है। ठीक है, तो एक अलग केस है। ऐसे ही बायोटेक के अंदर भी बहुत सारी चीजें जहां पे आप पढ़ोगे कि हमारे पास जो जीन है वो एंजाइम फॉर्म कर रही है, तो जीन वाली बात कहां से आई? डीएनए से। एंजाइम वाली बात कहां आई? प्रोटीन से। तो इनडायरेक्टली सेंट्रल डोग्मा पूरे बायोलॉजी का कोर पार्ट है। उम्मीद करता हूं कि सेंट्रल डोग्मा ये बहुत ही अच्छे से और बहुत ही क्रिस्प तरीके से समझ आ गया। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ लौटूंगा। थैंक यू।